ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। और ये चेतावनी इसलिए दी जा रही है क्योंकि थंबनेल में तो सिर्फ कान काटने के बारे में लिखा है, लेकिन गर्दन काटने और कैनिबलिज्म यानी मनुष्य का मांस खाना ऐसी घटनाओं के बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मणिपुर की राजधानी में लड़े गए बैटल ऑफ इम्फाल और नागालैंड में लड़े गए बैटल ऑफ कोहिमा को ब्रिटेन की ग्रेटेस्ट बैटल का दर्जा मिला है। जरा सोच कर देखिए, ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनाई थी और ब्रिटिश मिलिट्री वर्ल्ड वॉर के अलावा भी अपने इतिहास में सैकड़ों युद्ध लड़ चुकी है, लेकिन 2013 में ब्रिटिश नेशनल आर्मी म्यूजियम द्वारा कराए गए एक वोटिंग कॉन्टेस्ट में इसी लड़ाई को चुना गया ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट बैटल। तो सोचिए ये बैटल कितना महत्वपूर्ण और कितना भयानक रहा होगा। लेकिन ना भारत सरकार और ना ही हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इन बैटल्स के बारे में ज्यादा चर्चा करती है, क्योंकि ये बैटल जिसके खिलाफ लड़ा गया था वो तो था इंपीरियल जापानीज आर्मी, लेकिन उनका साथ दे रहे थे हमारे वन ऑफ द नेशनल हीरोज नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी। और इस वीडियो को हम विवादास्पद नहीं बनाना चाहते और ना ही चाहते हैं कि कोई नेगेटिव कमेंट्स करे, इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही मेरी बात ध्यान से सुने। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही महान व्यक्ति और एक बहुत महान नेता थे, और आजाद हिंद फौज को भी हमारा नमन है। और इस बात पर भी कोई शंका नहीं है कि नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज लड़ रहे थे अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। लेकिन ये वीडियो उनके लिए नहीं है, और वे लोग ना देखें जो ये सोचते हैं कि इंपीरियल जापान अगर उस लड़ाई को जीत गए होते तो भारत को आज़ादी देकर चुपचाप वापस चले गए होते। ये वीडियो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़े नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्थानीय लोगों के नजरिए से है और इंडियन आर्मी के उन सैनिकों के नजरिए से बनाया गया है जिनके लिए इंपीरियल जापानीज आर्मी आक्रांता थे, जिनसे हिंदुस्तान को बचाना था। और इतिहास गवाह है कि इंपीरियल जापान ने जो अत्याचार किए थे अपने कब्जाए इलाके के लोगों पर, वो आर्ग्यूबली ब्रिटिश एम्पायर से भी ज्यादा भयानक और क्रूरतापूर्ण थे। और मैं उस वक्त के इंपीरियल जापान की बात कर रहा हूं जिसका आज के लोकतांत्रिक जापान से और आज के जापानीज नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वीडियो उन भारतीय नागरिकों और सैनिकों के नजरिए से बनाया गया है जो ये सोचते थे कि अगर भारत में ब्रिटिश को हटाकर अगर जापानीज हुकूमत आ गई तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। तो इस संदेश को ध्यान में रखें और इस युद्ध से जुड़े किसी भी भारतीय नागरिक, सैनिक या रेजिमेंट के खिलाफ कमेंट ना करें। हालांकि इस बात का हमें बेहद अफसोस है कि इस युद्ध के दौरान कुछ लड़ाइयों में भारतीयों के खिलाफ भारतीय ही लड़े थे, यानी इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ी थी आजाद हिंद फौज। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ रोचक किस्से, तो कुछ दर्दनाक और भयानक। और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों बैटल्स इतने महत्वपूर्ण और भयानक क्यों थे, और यह भी पता चलेगा कि गोरखा दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध के मुकाबले और भी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों हो गए थे। आप देख रहे हैं ऑनलाइन मित्र चैनल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था सितंबर 1939 से लेकर सितंबर 1945 तक, और 1940 के सितंबर महीने में ही जापान भी जर्मनी और इटली का साथ देते हुए युद्ध में कूद पड़ा। और फिर 7 दिसंबर 1941 के दिन जापान ने अमेरिका के हवाई में स्थित पर्ल हार्बर में अटैक करके अमेरिका की भी इस वॉर में डायरेक्ट एंट्री करवा दी थी। पर्ल हार्बर के बॉम्ब हमले के बाद इंपीरियल जापान ने बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, उसकी उस वक्त की राजधानी रंगून में भी बॉम्ब हमले किए और अपनी सेना भेजकर उस ब्रिटिश कॉलोनी बर्मा पर भी कब्जा जमा लिया। 1942 तक इंपीरियल जापानीज आर्मी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड को तो अपने कब्जे में ले लिया था, और फिर बर्मा के रास्ते उस वक्त के प्रिंसली स्टेट मणिपुर की राजधानी इम्फाल को भी चारों ओर से घेर लिया। और दीमापुर से इम्फाल जाने वाले सप्लाई लाइन को रोकने के लिए रास्ते में पड़ने वाले कोहिमा पर भी जापान ने आक्रमण कर दिया और रास्ता बंद कर दिया। जापान का प्लान था इम्फाल, कोहिमा और दीमापुर पर कब्जा करके आसाम के रास्ते पहले वेस्ट बंगाल और फिर पूरे भारत पर कब्जा करना। अब गोरखाओं के बारे में एक फैक्ट बताता हूं जो कई भारतीयों को बिल्कुल ही नहीं पता, और वो ये कि गोरखास भी नेताजी और आजाद हिंद फौज के तरफ से लड़े थे एज फ्रीडम फाइटर्स, यानी स्वतंत्रता सेनानी। इन गोरखा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन इस वीडियो में एक गोरखा फ्रीडम फाइटर के बारे में जान लेते हैं जो सीधे बैटल ऑफ इम्फाल से जुड़े हुए हैं और जिनका नाम है शहीद मेजर दुर्गा मल्ल। और इनकी प्रतिमा को 2004 में नई दिल्ली में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनावरण किया था। इनका जन्म देहरादून के एक क्षेत्रीय ठकुरी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था नायक सूबेदार गंगा मल्ल, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल्स में ही कार्यरत थे। शहीद मेजर दुर्गा मल्ल बचपन में ही देहरादून के गांधीयन फ्रीडम फाइटर्स और सत्याग्रह से प्रभावित हुए थे।
वे अक्सर रात में अपने दोस्तों के साथ गोरखा बटालियन के क्षेत्र में जाकर स्वतंत्रता संग्राम के पोस्टर्स चिपकाया करते थे और स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूसों में भी भाग लिया करते थे। फिर 18 साल की उम्र में वो 2nd बटालियन 1st गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए, लेकिन उनका देश प्रेम उनको नेताजी के और आज़ाद हिंद फौज के करीब ले आई और वे 1942 में उनके साथ जुड़ गए। फिर उनके काबिलियत और कौशल्य की वजह से उनको आज़ाद हिंद फौज में मेजर के रैंक में पदोन्नति मिली और उन्हें इंटेलिजेंस विंग में काम करने को कहा गया। लेकिन 27 मार्च 1944 के दिन कोहिमा में जब वे कुछ सैन्य जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तब वे पकड़े गए। उनको नई दिल्ली ले जाया गया और वहां पर रेड फोर्ट के कोर्ट ऑफ ट्रायल ने उनको मौत की सजा सुनाई। हालांकि मौत की सजा को अंतिम रूप देने से पहले अधिकारियों ने मेजर दुर्गा मल्ल को राजद्रोह का गुनाह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। फिर उन पर और भी दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी शारदा मल्ल को जेल खाने में बुलाया गया, लेकिन वे फिर भी नहीं माने और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इसे ध्यान से सुनिए, सजाए मौत मिलने से पहले ये उनके आखिरी शब्द थे। उन्होंने कहा, मैं जो बलिदान दे रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं जाएगा, भारत आज़ाद होगा, मैं आश्वस्त हूँ, ये तो बस समय की बात है शारदा, चिंता मत करो, करोड़ों हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ हैं। ये थे उनके आखिरी शब्द, एक गोरखा स्वतंत्रता सेनानी के आखिरी शब्द। अब जिस तरह मेजर दुर्गा मल्ल को जासूसी विभाग में काम करने को कहा गया था, वैसे ही कई और सैनिक आज़ाद हिंद फौज में जासूसी का ही काम करते थे और जिन सैनिकों को लड़ने का काम सौंपा गया था उनमें से ज्यादातर मानसून के दौरान मलेरिया के चपेट में आ गए और उनको लड़ाई लड़ने का ज्यादा मौका नहीं मिला और कुछ सैनिक भारत में प्रवेश करते ही डिफेक्ट कर गए, यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ मिल गए। अब ये जान लीजिए कि इंडियन टेरिटरी के करीब पहुंचने पर आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिक उनको छोड़कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ क्यों जुड़ गए। बात यह है कि आज़ाद हिंद फौज में कई ऐसे सैनिक थे जो पहले इंडियन आर्मी में ही थे, लेकिन इन सैनिकों की पोस्टिंग जिस देश में थी उन देशों को जब जापान ने कब्जा कर लिया तब इनको आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करवाया गया था और जो सैनिक नहीं माने उनको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। सिर्फ सिंगापुर में ही जापानीज कब्जे के बाद वहां पर तैनात 40,000 इंडियन आर्मी सैनिकों में से 30,000 सैनिकों ने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया था। जो लोग नहीं माने थे उनके ऊपर जो घटनाएं हुई हैं वो यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस की वजह से नहीं बता सकता। भारतीय युद्ध बंदियों को जापानीज आर्मी के नए रिक्रूट की ट्रेनिंग में जिंदा बिठाकर फायरिंग प्रैक्टिस करवाया गया और कुछ युद्ध बंदियों को राशन की कमी की वजह से जापानीज आर्मी द्वारा खाया गया। सिर्फ युद्ध बंदियों को ही नहीं, जो लोग भागने की कोशिश करते थे उनको भी मारकर उनके मांस खाए जाते थे। कुछ जापानी तो जिंदा इंसानों के मांस भी काट लेते थे खाने के लिए। और ये सारी बातें हिंदुस्तानी सैनिकों ने इंटरनेशनल कोर्ट में कही है और जो उन्होंने अपने आंखों से देखा था। और जो जापानीज आर्मी ने उस वक्त किया उसका मैं सिर्फ 10% बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सैनिकों के धर्म के आधार पर भी यातनाएं दिए, यानी हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिकों के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। अब जापानीज आर्मी ने जो किया उसका हिसाब तो उनको चुकाना ही था। तो जब तक वो इम्फाल और कोहिमा पहुंचे तब तक इनके सामने खड़ी थी एक मल्टीनेशनल फोर्स जिसमें शामिल थे ब्रिटिश आर्मी के डिविजन्स, ईस्ट अफ्रीकन आर्मी के डिविजन्स और इंडियन आर्मी के डिविजन्स में थे गढ़वाल राइफल्स, राजपूताना राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, मद्रास सैपर्स एंड माइनर्स, जाट रेजिमेंट और आसाम राइफल्स के बटालियंस। इंडियन आर्मी डिविजन्स में थे टोटल 49 इन्फेंट्री बटालियंस, जिनमें से 16 बटालियंस थे सिर्फ गोरखा राइफल्स की। अब देखते हैं इंपीरियल जापानीज आर्मी ने अपने कर्मों का फल कैसे पाया। और क्योंकि ये वीडियो गोरखाओं पर केंद्रित है इसलिए गोरखा राइफल्स की बातें ज्यादा होंगी और बाकी रेजिमेंट्स के शौर्य के किस्से आने वाले वीडियोस में आप जानेंगे। और गोरखा राइफल्स के भी हर एक मेडल विजेता की बहादुर के किस्से इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता, इसलिए उन सब के अलग अलग वीडियोस बनेंगे जिनके नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गोरखा राइफल्स के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक 10 रेजिमेंट्स में 2-2 बटालियंस हुआ करते थे, लेकिन इन घटनाओं तक इनके हर रेजिमेंट में मिनिमम 4 बटालियंस बनाए जा चुके थे और 10 रेजिमेंट्स में सिर्फ बटालियंस ही नहीं बढ़ाए गए, 3 नए रेजिमेंट्स भी खड़ी की गई। और गोरखा राइफल्स के ये जो नए बटालियंस थे इनमें 16 साल के, जी हाँ मात्र 16 साल के गोरखा भी लड़े थे। गोरखा ऑलरेडी माउंटेन वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे, लेकिन क्योंकि बर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो पूरा इलाका पहाड़ों और जंगलों से भरा पड़ा था, इसलिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई गुरिल्ला वॉरफेयर और जंगल वॉरफेयर की। और ये ट्रेनिंग दी गई खासकर नए बटालियंस को जो थे 3rd बटालियन और 4th बटालियन और कुछ रेजिमेंट्स में 5th बटालियन।
किसी भी गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में अगर आप 3rd बटालियन या 4th बटालियन देखोगे तो समझ लेना कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाए गए बटालियंस हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक गोरखा रेजिमेंट्स में थे सिर्फ 1st बटालियन और 2nd बटालियन। उदाहरण के लिए 1st गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में थे 1st और 2nd बटालियंस। फिर 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 3 नए बटालियंस को रेज किया गया, जिनका नाम है 3x1 GR यानी 3rd बटालियन 1st गोरखा राइफल्स, और इसी तरह से 4x1 GR और 5x1 GR। अब ये जो नए बटालियंस जो नए रिक्रूट्स के साथ बनाए गए थे, इनकी ट्रेनिंग में भी दिक्कतें आई, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर रिक्रूट्स को नए टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसे कहा जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर, और जिसमें छुपकर हमला करना होता है और हमला करके पीछे हट जाना होता है। और पूरी बटालियन या कंपनी एक साथ नहीं लड़ते, छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर इनको लड़ना था। और ये कमांडो टाइप की ट्रेनिंग देकर इनको भेजा जा रहा था चिंडिट्स में, जो कि एक स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स था और जिसका नया गठन किया गया था। अब इन चिंडिट्स के गुरखा कमांडोज या स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के किस्से दूसरे वीडियो में बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान क्या दिक्कत आई थी। हुआ ये कि इनको सिखाया जा रहा था कि कैसे अटैक करना है और कैसे पीछे हट जाना है। तो ये गोरखा तो थे नए रिक्रूट्स, लेकिन उनको लड़ाई की समझ थी, तो वो सोचते हैं कि भाई पीछे क्यों हटना है, हम तो मरते दम तक लड़ेंगे, पीछे हटेंगे तो हम कायर कहलाए जाएंगे। और वैसे भी गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का मोटो है बेटर टू डाई दैन बी अ कावर्ड, यानी कायर होने से मरना अच्छा। तो इनको समझाना पड़ा कि यहाँ पर पीछे हटना कायरता की निशानी नहीं होगी, यह एक प्रकार की टैक्टिक्स है जिसे गुरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं। तो इस तरह से इनकी ट्रेनिंग पूरी की गई। फिर क्या था, इनके चिंडिट्स के कॉलम्स ने और रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस ने जो जापानीज को मारना शुरू किया, पूरी दुनिया में माउंटेन वॉरफेयर के बाद गुरखा राइफल्स जंगल वॉरफेयर के भी स्पेशलिस्ट कहलाए जाने लगे। इंपीरियल जापानीज आर्मी ने तब तक जो घिनौने काम किए थे उसका हिसाब तो चुकाना ही था। तब गोरखाओं की एक एक छोटी छोटी टुकड़ी 7 से 8 तो कभी कभी 20 से 25 जापानीज को मार देते थे और अपने कमांडर को रिपोर्ट कर देते। अब गोरखा जापानीज सैनिकों के कान क्यों काटने लगे थे ये बताता हूँ। हुआ यूं कि ये गोरखा अपने कमांडर को बोलते कि हमने आज इतने मारे उतने मारे, तो पता नहीं गोरखा ऑफिसर्स के दिमाग में क्या था। उन्होंने गोरखाओं से सबूत मांगा कि भाई अगली बार सबूत लाना कि तुमने सच में मारे या नहीं मारे, और मारे तो कितने मारे। तब सबूत के तौर पर गोरखा जापानीज सैनिकों के सर काट कर लाने लगे। लेकिन फिर दिक्कत आ गई सर इकट्ठा करके ले जाने में। बहुत ज्यादा सर वो कैरी नहीं कर पा रहे थे, तो गोरखाओं ने आइडिया लगाया कि सिर्फ कान काटने से भी तो सबूत हो जाएगा, पूरा सर काटने की क्या जरूरत है। तब से सबूत के तौर पर जापानीज सैनिकों के कान काटकर ले जाने लगे। अब आपको उन जंगलों में घटे एक वास्तविक घटना के बारे में बताता हूं और फिर आपसे एक सवाल रहेगा। घटना ऐसी है कि एक गोरखा टुकड़ी जंगलों में पेट्रोलिंग कर रही थी, यानी गश्त लगा रही थी। तब उनको घने जंगलों में जापानीज पेट्रोलिंग पार्टी के होने की खबर लग गई। फिर कमांडर ने अपनी गोरखा टुकड़ी से कहा कि जाकर उस जापानीज पेट्रोलिंग पार्टी के सैनिकों को खत्म कर दो। तब सारे गोरखा अपनी अपनी राइफल्स वहीं कमांडर के पास छोड़कर घने जंगल में घुस गए। अब देखते हैं कि आप गोरखाओं के बारे में कितना जानते हैं। तो आपसे सवाल यह है कि गोरखा टुकड़ी को जब आदेश मिला कि जापानीज पेट्रोलिंग पार्टी को खत्म करना है, तो वो अपने अपने राइफल्स को छोड़कर जंगल में क्यों घुस गए? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, और सही उत्तर देने वाले को मैं दूंगा एक लाइक और एक हार्ट, और इस उत्तर को डिटेल में जो एक्सप्लेन करेंगे उन्हें अप्रिशिएट करते हुए रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गोरखा और ज्यादा फेमस कैसे हो गए। हुआ यूं कि बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा और साथ में पूरा जो बर्मा कैंपेन हुआ, उसमें उस वक्त की जापानीज आर्मी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली हार थी, और वो भी बहुत ही बुरी हार। उनके 55,000 सैनिक तो सिर्फ बैटल ऑफ इम्फाल के दौरान मारे गए, और इसके बाद हुए बर्मा कैंपेन में 1,44,000 से लेकर 1,64,500 जापानीज सैनिकों के मरने का अनुमान है। और इस लड़ाई में गोरखाओं ने सिर्फ माउंटेन वॉरफेयर ही नहीं, जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर के भी स्पेशलिस्ट के रूप में अपने आप को सिद्ध कर दिया। सबूत के रूप में जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स इस कैंपेन में कॉमनवेल्थ की सेनाओं को दिए गए, उनमें से आधे गैलेंट्री अवार्ड तो सिर्फ गोरखा ही ले गए। और पूरे बर्मा कैंपेन में से अगर बात करें सिर्फ बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा में दिए गए 5 विक्टोरिया क्रॉस मेडल्स की, तो उन 5 में से 3 विक्टोरिया क्रॉस मेडल्स तो सिर्फ गोरखा राइफल्स को ही मिले। और जिनको नहीं पता उनको ये बता दूं कि ब्रिटेन की विक्टोरिया क्रॉस इंडिया के परमवीर चक्र के बराबर होता है। ब्रिटेन के नजरिए से उनका सिंगापुर जापानीज के हाथों में जा चुका था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर भी जापानीज कब्जा कर चुके थे, और इम्फाल और कोहिमा अगर चला गया होता तो पूरे हिंदुस्तान में इंपीरियल जापानीज आर्मी कब्जा कर लेते।
लेकिन एयरफोर्स के सपोर्ट के साथ भारतीय सेना ने और खासकर गोरखा राइफल्स की रेजिमेंट्स ने जो वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, उसने जापानीज आर्मी को उस वक्त तक के सबसे बड़ी और सबसे बुरी तरह से हार का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो था इंडिया में लड़े गए गोरखाओं के किस्से मैक्रो लेवल पर, और अगर आप यूरोप में हिटलर की सेना के खिलाफ लड़े गए घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को दिए गए कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस बर्मा कैंपेन में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले गोरखा सैनिकों के किस्से आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। जैसे इस वीडियो में शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के बारे में बताया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको उन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।